Okay. Next chapter is principles of inheritance and variations. Okay? तो फर्स्ट इनहेरिटेंस, ये टर्म आती है हमें. ओके, इनहेरिटेंस टर्म का मीनिंग होता है इनहेरिट होना, मतलब पास ऑन होना. इनहेरिटेंस, ये टर्म इनहेरिट, इनहेरिट इस टर्म से आई है. और इनहेरिट का मतलब होता है पास ऑन और ट्रांसमिशन और वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ठीक है, पास ऑन और ट्रांसमिशन. तो इनहेरिटेंस का मीनिंग हुआ, इनहेरिटेंस इस फिनोमेनन का मीनिंग हुआ फिनोमेनन in which characters, transmission of character or characters pass on or transmit from parents to their progeny, from parents to their progeny or progenies. Progeny or progenies. It means one generation to another generation. ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हम इनहेरिटेंस कहते हैं. ओके बेटा, तो ऐसा फिनोमेनन जिसमें हम देखेंगे कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से प्रोजेनी में जा रहे हैं, उनके ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, उनके एक जनरेशन से जो ओल्ड जनरेशन है उससे न्यू जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहे हैं, पास ऑन हो रहे हैं. उस फिनोमेनन को हम टर्म देंगे इनहेरिटेंस. ओके, तो कैरेक्टर पास ऑन होते हैं, इसलिए एक ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही बनता है, एक एलिफेंट का बेबी एलिफेंट ही बनता है. ओके, इनहेरिटेंस के कारण क्या पॉसिबल है, इनहेरिटेंस मतलब कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं. ठीक है, और इनहेरिटेंस के कारण क्या होगा, फिर ह्यूमन बेबी लुक्स लाइक देयर सर अडैप्टेशन क्रिएट होंगे. नहीं, अडैप्टेशन क्रिएट नहीं. इनहेरिटेंस का मतलब है कि ओनली कैरेक्टर पास ऑन होना और लुक अलाइक बनना. तो इनहेरिटेंस के कारण जो है वो लुक अलाइक बन सकते हैं. क्लियर, मतलब ह्यूमन बीइंग के बेबी ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं. ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी नहीं बनेंगे. लुक अलाइक का मतलब यहाँ पर हम बोले कि एक जैसा, वहां पर दिखने जैसा है, एक्सटर्नली वो वहां पर हो सकते हैं एक जैसे वहां पर, लेकिन हर एक फीचर में एक जैसे नहीं होंगे. तो न्यू ह्यूमन बेबी रिसेंबल देयर पेरेंट्स. ओके, इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग बनेगा, ऐसा. ठीक है, लाइक बिगेट्स लाइक, इसको हम बोल सकते हैं लाइक बिगेट्स लाइक. ओके, रिप्रोडक्शन के लिए हम टर्म यूज करते हैं लाइफ बिगेट्स लाइफ. ओल्ड लाइफ से नई लाइफ बनेगी, ऐसे ही पुराने के जैसा नया बनेगा. ये इनहेरिटेंस के कारण पॉसिबल है. कैरेक्टर पास ऑन होते हैं पेरेंट्स के, इसलिए पॉसिबल है
ये एक हाइड्रा का नया जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको भी हम हाइड्रा ही बोलेंगे, क्योंकि वो शेप साइज में कुछ कैरेक्टर्स में उसके जैसा दिखेगा हम। बट क्या सभी कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं? तो हम कहेंगे नहीं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं प्रोजेनीज, उनमें क्लोन बन सकते हैं। ओके, क्लोन, क्लोन मतलब तो ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ asexual reproduction इनमें 100% सिमिलरिटी होती है पैरेंट के जैसे। ओनली प्रोडक्ट्स ऑफ asexual reproduction could be उनको एग्जैक्ट कॉपी होंगे और उनको क्या कह सकते हैं हम? क्लोन। ओके, बट क्लोन, क्लोन का मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल से नहीं है। क्लोन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रैमेट्स। क्लोन इट मींस ग्रुप ऑफ रैमेट्स। ओके, और रैमेट का मतलब क्या होता है फिर? तो रैमेट मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल जो पेरेंट के जैसा होगा, 100% कार्बन कॉपी होगा। रैमेट इज कार्बन कॉपी ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट और पेरेंट्स। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली सिंगल इंडिविजुअल परफॉर्म कर देता है। तो उसके पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी अगर एक इंडिविजुअल बनेगा, जैसे एक हाइड्रा है और उस हाइड्रा में एक बर्ड वहां पर बनी और वो बर्ड डिटैच होकर के नया एक सिंगल हाइड्रा बना, तो हम उसको रैमेट बोलेंगे, क्लोन नहीं बोलेंगे। जब मेनी वहां पर ऐसे होंगे, जैसे कि एक बैक्टीरिया है और उसके मेनी बैक्टीरिया वहां पर एक साथ में रैमेट्स बन रहे हैं, तो ग्रुप ऑफ रैमेट्स को, ग्रुप ऑफ कार्बन कॉपीज को हम एक साथ में क्लोन कहते हैं। क्लोन मतलब एक सिंगल नहीं होता, क्लोन मतलब ग्रुप को कहते हैं हम, ये ध्यान रखना है। ओके, लिटरली जो है वो सिंपली जिनको वहाँ पर प्रॉपर बायोलॉजिकल नॉलेज नहीं होता, जिनको जनरल नॉलेज होता है बस केवल, वो साइंस वाले जो थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हैं वो फिर वहाँ पर टर्म यूज करते हैं क्लोन। बट आप लोग हायर स्टैंडर्ड में हैं, आप लोग आगे जाकर के ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे आगे जाकर के, ठीक है? तो आप लोग को ये क्लैरिटी होना चाहिए कि क्लोन एक सिंगल इंडिविजुअल को नहीं कहते। ओके, लिटरली या जनरली बोल दिया जाता है, बट साइंटिफिकली बायोलॉजिकली क्लोन का मतलब है ग्रुप ऑफ रैमेट्स। ओके, और एक रैमेट मतलब एक कार्बन कॉपी पेरेंट का, ठीक है? जब मेनी कार्बन कॉपीज होगी, ग्रुप ऑफ रैमेट्स होगा, तब हम उसको टर्म देते हैं क्लोन। ओके, ये हमेशा ध्यान देना। तो ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट रैमेट हो सकते हैं और रैमेट्स, ग्रुप ऑफ रैमेट्स को हम क्लोन कह सकते हैं, जिनमें 100% कैरेक्टर्स सिमिलर जाएंगे, 100%। ओके, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी पेरेंट की, जैसे पेरेंट के कैरेक्टर वैसे ही उसके सारे कैरेक्टर्स। बट ऐसा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में नहीं दिखता। उनके जो जाइगोट बनते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जाइगोट बनता है, जाइगोट होगा जब गैमेट फ्यूज होंगे। तो हमने रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक पढ़ लिया है। गैमेट्स बनते समय मियोसिस भी होता है। ओके, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनते समय मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के पेकाइटिन स्टेज में थर्ड वाली जो स्टेज होती है, लेप्टोटिन, जाइगोटिन एंड देन पेकाइटिन। तो पेकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे पेरेंट के जो क्रोमोसोम्स है उनके अंदर जो जीन का कॉम्बिनेशन है वो गैमेट में आते समय चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन हो। तो इसलिए products of sexual reproduction
कैन नॉट बी क्लोन्स। रैबिट नहीं हो सकते और ग्रुप ऑफ रैबिट नहीं होगा, वो अलग होंगे कुछ फीचर्स में पेरेंट्स के, जैसे हम हमारे पेरेंट्स से एग्जैक्ट सिमिलर नहीं होते। ओके, इवन दो सिबलिंग्स भी, अगर भाई बहन भी है, ओके, तो आप लोग भी वहां पर पहचान सकते हैं कि वहां पर कैसे है, तो दोनों भाई भी है, दोनों बहन भी है, या दोनों भाई बहन भी है, ठीक है, तो हम उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके कैरेक्टर्स को देख करके उनमें डिफरेंसेस बता सकते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एमजेड ट्विंस में हमने बस पढ़ा था कि वहां पर कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, अदरवाइज बाकी डाइजाइगोटिक ट्विंस हो या फिर कोई भी एल्डर और यंगर हो दोनों, तो उस कंडीशंस में आप आसानी से उनके कैरेक्टर्स को देख करके पता कर सकते हैं, ओके, उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी called as clone because they have some differences, because they have some differences in characters। कैरेक्टर डिफरेंट नहीं होते, कैरेक्टर में डिफरेंसेस होते हैं, ओके, ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट को हेयर है और बेबी को हेयर ही नहीं है, हेयर का कैरेक्टर होगा, हो सकता है पेरेंट को एक पेरेंट को कर्ली हेयर है और उसके बेबी को हो सकता है सिंपल हेयर आ गए, या फिर उस एक पेरेंट को जो है वो सिंपल हेयर है और उसके बेबी को कर्ली हेयर आ गए, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर हो सकता है, ओके। पिगमेंटेशन, ओके, है ना, तो देखो गाना है ना मराठी में कि गड्यात साकड़ी सोन्याची, ठीक है, वैसा वाला तो देन उसमें क्या है कि मतलब वहां पर अगर पेरेंट्स का अगर पिगमेंटेशन का लेवल अलग और बेबी का पिगमेंटेशन का लेवल अलग, ये हो सकता है, तो पिगमेंटेशन है, ओके, पिगमेंटेशन का कैरेक्टर है, उसमें वेरिएशन हो सकती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो कैरेक्टर में डिफरेंसेस हो सकते हैं, ओके, बट कैरेक्टर वही रहेंगे। अगर कैरेक्टर बदल गए तो दूसरी स्पीसीज का मेंबर बन जाता है, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वालों में 100% इनहेरिटेंस होगा, 100% वो एग्जैक्ट लुक अलाइक रहेंगे, एग्जैक्ट मतलब 100% लुक अलाइक रहेंगे, बट सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हम बोलेंगे लुक अलाइक है, मतलब ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग तो है, लेकिन 100% नहीं, 100% वहां पर सिमिलर वहां पर कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर है लेकिन उसमें कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, वेरिएशन आ सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फर्स्ट इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो गया, और हमने देखा कि 100% इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ओके, कुछ वेरिएशन भी दिख रहा है। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड। तो जो डिफरेंसेस दिखते हैं कैरेक्टर्स में, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं वेरिएशन। सेकंड टर्म इज वेरिएशन। क्लोन्स में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स में वेरिएशन नहीं होगी, ओके, उनमें 100% इनहेरिटेंस होगा, 100% सिमिलर कैरेक्टर जाएंगे पेरेंट्स के प्रोजेनी में, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो। और हमने पढ़ चुके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड्स, लोअर प्लांट, हायर प्लांट, लोअर एनिमल, हायर एनिमल, मतलब ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। सेकंड टर्म आती है यहाँ पर वेरिएशंस। तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस, degree of differences in characters among parents and progeny termed as variation।
ओके, तो पेरेंट्स और प्रोजेनिस के बीच में जितने कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स में डिफरेंट, जैसे कि पेरेंट टॉल है और बेबी शॉर्ट हो गया, तो हाइट तो है, ओके, हाइट तो है, तो पेरेंट के पास में जो है वो टॉल थे लेकिन बेबी शॉर्ट रह गया, तो कैरेक्टर तो है हाइट का बट वेरिएशन आ गई। ओके, पेरेंट्स में पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है, ओके, लेकिन बेबी में पिगमेंटेशन कम हुआ, कैरेक्टर है, लेकिन उस कैरेक्टर्स में जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स, इसको हम टर्म देते हैं वेरिएशन। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको इनहेरिटेंस और वेरिएशन में कोई डिफरेंस, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो पाया, कोई डाउट है? ये बेसिक्स है पूरे जेनेटिक्स के जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसी के ऊपर पूरे चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों है जेनेटिक्स के, इसलिए ये स्टार्टिंग वाले पार्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी पूछ लिया करो। सर तो अडेप्टेशन किस में आता है, इनहेरिटेंस में या वेरिएशन में? बेटा इनहेरिटेंस में भी नहीं आता, वेरिएशन में भी नहीं आता अडाप्टेशन, अडाप्टेशन एक अलग ही टर्म है। अडाप्ट, ओके, अडाप्ट करना मतलब कि जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसके लिए वहां पर हमें कुछ एबिलिटीज बनाना, जैसे अगर हम अभी अभी हम नागपुर में रह रहे हैं, ओके, आज सच में नागपुर में रह रहे हैं, अभी यहाँ पर टेम्परेचर इतना है वगैरह, ठीक है, हम अचानक से अगर कहीं जो है वो घूमने के लिए हिमालय की तरफ चले गए, ऐसी जगह पर चले गए जहाँ पर की टेम्परेचर कम है, तो क्या हम वहां पर अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा एक्लेमेटाइज करके? सर कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, पहले एक्लेमेटाइजेशन करना पड़ेगा ना, मतलब उसके लिए कैंप लगाना पड़ेगा कि हम जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे या फिर कम टेम्परेचर की तरफ जाते जाएंगे तो हम बीच बीच में स्टॉप लेते जाएंगे थोड़े टाइम का, अगर हमको ज्यादा दिन वहां पर रुकना है तो, ताकि हम अडाप्ट होते जाए बीच बीच में। तो उसमें कोई इनहेरिटेंस और वेरिएशन का कोई कैरेक्टर थोड़ी आया, उसमें पहले से थोड़ी पता है कि इनको हिमालय पे भी जाना पड़ सकता है, तो पहले से ही रिप्रोडक्शन के टाइम पर वो कैरेक्टर आया, इनहेरिट हुआ या तो वेरिएशन आ गई। तो अडाप्टेशन चेंजिंग इन्वायरमेंट के लिए होती है। इवोल्यूशन जब होता है, इवोल्यूशन तो एक पर्टिकुलर जगह पर रहना है आपको, वहीं पर रहना है, जैसे पोलर बेयर, पोलर बेयर को वहीं पर रहना है पोलर एरियाज में, वो यहाँ पर अडाप्ट नहीं कर पाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो उसके लिए इवोल्यूशन हुआ है उसके अंदर कि वो वहां पर कैसे रह सकता है, तो ठीक है, असल में तो ये वहां पर इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। ओके, हम सरफेस पर रह रहे हैं तो हमें लंग्स इवॉल्व हुए हैं, लंग्स से हम रेस्पिरेशन करते हैं, ओके, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो, ओके, फिश में गिल्स इवॉल्व हुए हैं क्योंकि उनको वहां पर वो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम अमाउंट में जो ऑक्सीजन है उसी से वो सर्वाइव करे, ज्यादा ऑक्सीजन उनके लिए नहीं ले सकते गिल्स, ओके, ज्यादा ऑक्सीजन में भी उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये वहां पर रिप्रेजेंट होता है। क्लियर है बेटा? तो अडाप्टेशन हाँ मतलब जो सर। चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसके लिए अगर कोई कैरेक्टर वहां पर जो है हम कुछ कुछ चीजें गेन कर लेते हैं, ओके, उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको अडाप्टेशन बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर कोई ऑर्गेनिज्म को बार बार वो वही चीज फेस करना पड़ रही है, मतलब उसी के लिए अडाप्ट होना चाहिए हमेशा के लिए, तो वो कैरेक्टर इवॉल्व होना चाहिए या फिर आना चाहिए, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन, और वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से अडाप्टेबल हो, इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर होता है, तो वही कैरेक्टर्स वहां पर है। लेकिन जब हम किसी दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो नया कैरेक्टर आता है, नया कैरेक्टर के लिए अडाप्ट हो पाए उसके लिए पहले तो जो ऑर्गेनिज्म वहां पर जाता है उसी को वहां पर अपने आप को खुद को एक्लेमेटाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ेगा, तो कोई रिप्रोडक्शन करेगा फिर वो बेबी बनाएगा और फिर वो बेबी वहां पर अडाप्ट होगा, ऐसा नहीं है। जब हम जा रहे हैं उस फेज में तो हमको ही खुद अडाप्ट करने की कोशिश करना पड़ेगी, जब हम अडाप्ट नहीं कर पाएंगे तो या तो वहां से माइग्रेट करना पड़ेगा या फिर वहीं पर डेथ हो जाएगी, ये किसी भी रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर वेरिएशन आती है तो जो वहां पर नए चेंजेस के लिए आती है, समझ में आया क्या बेटा? हाँ सर। ओके,
अब हमने जो ये दोनों टर्म्स पढ़ी, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब कैरेक्टर का पास ऑन होना और कुछ कैरेक्टर्स का डिफर करना पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के साथ में, डिफरेंस, कैरेक्टर्स का डिफरेंस, कैरेक्टर अलग अलग नहीं होना, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स नहीं बोला हमने, कैरेक्टर्स में डिफरेंसेस, मतलब हाइट किसी की ज्यादा है प्रोजेनी की और पेरेंट की हाइट कम है, तो ये कैरेक्टर हाइट का कैरेक्टर है, उसमें डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि किसी की हाइट ही नहीं है और किसी की हाइट है, ऐसा नहीं बोल रहे हम। तो डिफरेंसेस इन कैरेक्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स नहीं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होते हैं, पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से प्रोजेनी में, क्या क्या मैकेनिज्म लगता है, कौन से फैक्टर्स लगते हैं, कैसे पास होते हैं, सिमिलर कैरेक्टर मोस्टली कैसे पास होंगे, एंड उनमें किस तरह से फिर उन कैरेक्टर्स में चेंजेस कैसे पॉसिबल हो पाते हैं, कैसे आते हैं। तो इनकी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स ये टर्म पहली बार किसने दिया? जेनेटिक्स टर्म for the first time was coined by William Watson। और अबाउट 1902 के आसपास में इसने ये टर्म दी थी जेनेटिक्स। ओके, आजकल ईयर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपको, ईयर यूजुअली नहीं पूछते आपको, लेकिन साइंटिस्ट का जो नेम है उनका इंपॉर्टेंस है। तो जो मैं क्लास में बताऊंगा एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में जितने साइंटिस्ट के नाम है बस उतना ही आपको ध्यान रखना। जेनेटिक्स की टर्म विलियम वॉटसन ने कॉइन की थी इन अबाउट 1902। ओके, लेकिन उसके पहले इनहेरिटेंस होता है, वेरिएशन होता है, ये पता चल चुका था। तो जेनेटिक्स का फादर हम इसको रिफर करते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स referred to Gregor Johann Mendel। ओके, उसका नाम था जोहान मेंडल और उसको एक डेजिग्नेशन दी गई थी वहां पर, जैसे बोलते ना सर, जैसे तो ऐसे ग्रेगर, ये उसको वहां पर डेजिग्नेशन था ग्रेगर जोहान मेंडल। तो जोहान मेंडल उसका नाम था। ओके, जॉन मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए और उसने ये रिप्रेजेंट किया कि कैरेक्टर्स पास ऑन हो सकते हैं, कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन होंगे उनके लिए उसने प्रोसेस बताए, एक्सपेरिमेंट किए। ओके, पी प्लांट के ऊपर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए, एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन पी प्लांट पर। गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम होता है पाइसम सटाइवम, कुछ लोग पीसम सटाइवम भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। ओके, पाइसम सटाइवम ये गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम है। और इस गार्डन पी के ऊपर उसने कुछ कैरेक्टर्स देख करके कुछ प्रोसेस परफॉर्म किए। बट जोहान मेंडल को हम फर्स्ट जेनेटिसिस्ट नहीं बोलते, कभी बार क्वेश्चन में पूछते हैं जोहान मेंडल वाज, ओके, कौन था, और फिर उसके ऑप्शन में दे देते हैं फर्स्ट जेनेटिसिस्ट। तो आप क्या बोलते हैं, अरे फादर ऑफ जेनेटिक्स है तो इसने पहला वर्क किया था जेनेटिक्स से रिलेटेड तो इसको जेनेटिसिस्ट बोलते हैं। लेकिन नहीं, इसकी जब डेथ हो गई उसके बाद में जेनेटिक्स ये टर्म आई, साइंस को नाम दिया गया जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स साइंस का बर्थ ही उसके बाद में हुआ, उसके वर्क के कारण हुआ, बट उसके डेथ के बाद में हुआ। तो इसलिए मेंडल
वो फर्स्ट जेनेटिसिस नहीं बोल सकते क्योंकि टर्म ही बाद में आई। ओके, तो उसने क्या किया था, पी प्लांट के ऊपर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन और सल्फिंग के वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। ओके, मतलब एक्चुअल में उसने वहां पर प्लांट्स को ब्रीडिंग करवा करके उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। उसने वहां पर उसके रिलेटेड उसने लिखा भी था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट ब्रीडिंग, ओके, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे टर्म्स उसने अपने वर्क को दिया था। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके कारण ग्रेगर जॉन मेंडल को वहां पर ग्रेगर जॉन मेंडल को प्लांट ब्रीडर ये टर्म देते हैं, वो प्लांट ब्रीडर था एक्चुअल। तो आप बोलोगे ही वाज प्लांट ब्रीडर। ओके, तो उसने प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट को बताया और तब जेनेटिक्स ये साइंस नहीं आया था। ओके, ये टर्म नहीं दी गई थी, इसलिए उसको बोला जाता है कि वो प्लांट ब्रीडर था। ओके, एक्चुअली ही वाज प्लांट ब्रीडर। ठीक है, उसने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर सल्फिंग क्रॉसिंग करवा करके, और उसके रिजल्ट से जो ऑब्टेन हुए कैरेक्टर जो पता चले उसके बेसिस पर फिर आगे एक नए साइंस का बर्थ हुआ जिसको हमने जेनेटिक्स कहा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, क्या तो किसी को कोई डिफिकल्टी तो जल्दी पूछ लो। डन सर। गुड डन सर। Done, sir. गुड। तो फर्स्ट हम मेंडल का वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे कि मेंडल ने कैसे वर्क किया और किसके बेसिस पर फिर ये जेनेटिक्स के इनहेरिटेंस और जो डिफरेंसेस है, वेरिएशंस है, वो पता चली। फिर हम लेटर आगे जेनेटिक्स के अदर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेंडल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसी के बाद में जेनेटिक्स नए साइंस का बर्थ हुआ। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। ओके, फर्स्ट उसमें मटेरियल क्या यूज किया था उसने, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पी प्लांट। ओके, और वो पी प्लांट भी गार्डन पी प्लांट था, उसका नाम लिखा करो गार्डन पी, क्योंकि पी के अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, गार्डन पी मतलब जो नॉर्मल मटर है हम यूज करते हैं, ओके, वो पायसम सटाइवा, ओके, गार्डन पी। लेकिन फिर चिक पी, काउ पी, स्वीट पी ऐसे भी होते हैं। ओके, अलग अलग तरह की दालें जो बनाते हैं हम उसके लिए वहाँ पर होते हैं, तुअर, है ना। गार्डन पी का बायोलॉजिकल नेम हमने बताया पायसम सटाइवम। ओके, गार्डन पी पर एक्सपेरिमेंट किया था। इसका एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड क्या था, इसने टोटल 7 ईयर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके पहले 2 साल उसने प्रिपरेशन की। ओके, 2 साल उसने पहले तो स्टार्टिंग में पहले तो ग्रो करवा करके देखा पी प्लांट को, उसके कैसे कौन कौन से कैरेक्टर्स उनमें हम ट्रेस कर सकते हैं उनको नोट किया। इसलिए अबाउट 1758 से उसने एक्चुअल में वर्क स्टार्ट किया। ओके, एक सेकंड, सेवनटीन की 18 है, 18th सेंचुरी में किया था शायद उसने, है ना, 18th 19th सेंचुरी में। किसी के पास में बुक है क्या, उसमें देखो तो, एक मिनट, हम कहीं पर गड़बड़ ना कर दे बेटा, एक सेकंड। मेंडल का एक्सपेरिमेंट का टाइम पीरियड
1856 से 18 हाँ 1856 बराबर, गुड। ओके, 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया था उसने 1856। तो 1856 में उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। ओके, 1856 एंड 1857 में उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए, मतलब कि उसने पी प्लांट को ग्रो करवाना स्टार्ट किया। फिर आपको पता है सीजनल क्रॉप होती है, 4 मंथ में वहां पर आती है। तो उसने 4 मंथ के बाद में उसने देखा कि कौन कौन से कैरेक्टर उसमें आए हैं। ओके, पी प्लांट में फ्लावर कौन आते हैं या नहीं आते हैं, तो उसने देखा कि एंजियोस्पर्म है तो फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावर आएंगे। तो फ्लावर कौन से कलर के आते हैं उनको नोट किया। फ्लावर की पोजीशन क्या होती है, क्या सभी फ्लावर अपाइकल आते हैं, सोलेटरी होते हैं, एक ही आता है क्या ऊपर की तरफ, या फिर एक्सियल भी आते हैं। तो ऐसे फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर, स्टेम कितना हाइट वाले होते हैं, तो क्या सभी पी प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं क्या हाइट में, या कुछ शॉर्ट भी रह जाते हैं, डॉट भी रह जाते हैं। तो ऐसे कुछ उसने 7 कैरेक्टर को ट्रेस किया वहां पर, और इनको बार बार चेक किया कि वो रिपीट हो रहे या नहीं। 1856 टू 1857 तक, 1856 एंड 1857, ये 2 साल तो उसने बस केवल कैरेक्टर को और उनके मतलब उनका एनालिसिस किया पहले। बट एक्सपेरिमेंट उसने रियल स्टार्ट किया था 1858 से। 1858, 1859, 1850, 1860, 1861, 62, 63 एंड 64, ये 7 ईयर में उसने अपना पूरा वर्क कंप्लीट किया। ओके, और 1865 में उसने पब्लिश किया अपने वर्क। ओके, 1865 में उसने ये अपने इसको पब्लिश किया। तो हम देखते तो है टाइम पीरियड 1856 टू 1865 तक था। ओके, लेकिन 1856 टू 1857 तक का टाइम पीरियड, 56 एंड 57, 2 साल का टाइम पीरियड उसने वहां पर बस प्रिपरेशन में गुजारा। 2 साल उसको तैयारी में लग गए, कैरेक्टर कौन से लेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर एक्चुअल में जो वर्क था उसका वो 1858 से 1864 तक चला। 1858 को भी इंक्लूड करना है आपको, 64 को भी इंक्लूड करना है, तो 7 इयर्स। इसलिए हम ऐसा लिखते हैं कि मेंडल ने 7 इयर्स में उसके वर्क कंप्लीट किया। वर्क उसने किया था कंप्लीट 7 इयर्स में। एक्सपेरिमेंट के लिए उसको टाइम पीरियड कितना लगा, 7 ईयर, लेकिन 2 साल प्रिपरेशन की। ओके, और नेक्स्ट ईयर 64 में कंप्लीट होने के बाद में 65 में उसने 1865 में उसने अपने वर्क को पब्लिश किया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो टाइम पीरियड है 1856 टू 1865 तक, बट वो 3 पीरियड में डिवाइडेड है। ओके, तो पब्लिश हुआ 1865 में। कहाँ पर पब्लिश हुआ, तो मेंडल, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल एक फार्मर फैमिली के घर पे पैदा हुआ था। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया में, वहां पर एक गांव में, एक चेकोस्लोवाकिया के एक गांव में पैदा हुआ था। ठीक है, फिर वहां से वो ऑस्ट्रिया, पहले उसको हंगरी कहा जाता था, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया अलग है और ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया की एक मोनेस्ट्री में गया, और मोनेस्ट्री में वहां पर रह करके फिर वहां पर वो पादरी, फादर बोलते हैं ना, तो वो प्रिस्ट मतलब वहां पर वो बन गया, फादर बन गया वहां पर। ठीक है, तो वहां पर वो फादर रहते रहते फिर उसने अपनी जो पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद में वो उसी की जो वहां की जो ऑस्ट्रिया की जो मोनेस्ट्री थी, उस मोनेस्ट्री में ही वो पढ़ाने लग गया। ओके, प्रोफेसर बन गया वहां पर, साथ में फादर के साथ साथ में पढ़ाने भी लग गया वहां पर वो। ओके, तो वो फिजिक्स और नेचुरल साइंस, पहले बॉटनी को नेचुरल साइंस बोला जाता था। ओके, तो फिजिक्स एंड नेचुरल साइंस का वो प्रोफेसर था। ठीक है, तो उसको उसकी इस चीजों के कारण उसको ग्रेगर ये वहां पर डेजिग्नेशन दिया गया था। क्लियर, और उसी टाइम पर फिर उसने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए इसके ऊपर। तो उसने ऑस्ट्रिया की मोनेस्ट्री में वर्क करना शुरू किया। क्लियर, और
वहां पर उसी मोनेस्ट्री के जो ट्रांजैक्शंस, मतलब जो पेपर छपते थे, मैगजीन छपती थी, उसका नाम था वहां पर ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रून्स नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ओके, तो ब्रून की मोनेस्ट्री में, ऑस्ट्रेलिया में ब्रून शहर है, ब्रून सिटी में ब्रून मोनेस्ट्री में वो रहता था। ओके, है ना, जैसे ऐसे आपने नाम सुना होगा ना, जैसे इंडिया में जैसे गुरुकुल वगैरह रहते थे पुराने, वहां पर एक टीचर पढ़ाता था और उसके साथ में बच्चे वहां पर ही रहते थे, वैसे ही मोनेस्ट्री होती है। ओके, तो जैसे गुरुकुल, मदरसे, वैसे ही मोनेस्ट्री। ओके, मोनेस्ट्री में भी क्या होता है, मोनेस्ट्री में भी वो रिलीजियस वहां पर स्टडी करवाते हैं, मतलब वहां पर क्रिश्चियन इससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड। तो उनकी जो मोनेस्ट्री थी, उनके कुछ ट्रांजैक्शंस छपते थे, मैगजीन छपती थी। ओके, उनको वहां पर बोला जाता था ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रून्स नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ट्रांजैक्शंस ऑफ ब्रून सोसाइटी। ये जो मैगजीन छपती थी, इसमें 1865 में, ईयर 1865 में मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया, मेंडल published his work under the heading Experiments on Plant Hybridization. Experiments on plant hybridization. Okay? तो उसने जो वर्क पब्लिश किया उसमें उसने बताया कि वो क्या कर रहा है, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पर उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए 1865। उसका वर्क क्या है उसके पहले फिर हम बाद में देखते हैं कि 1865 में जब उसने पब्लिश किया तो फेमस होने लगा, लोगों ने इंटरेस्ट के साथ में उसके वहां पर पढ़ा कि ऐसे क्या एक्सपेरिमेंट है और ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें पता चली रॉयल सोसाइटी को। ओके, रॉयल सोसाइटी लंदन में। ओके, वहां पर उस टाइम पर डोमिनेंस था डार्विन और लेमार्क, इन लोगों का वहां पर डोमिनेंस था सोसाइटी में। ओके, इन साइंटिस्ट का। और ये कहीं से कहीं तक ऐसे नए साइंस को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका कहना था कि बस इवोल्यूशन हुआ होगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस जो हुए होंगे वो नेचर करती है, इवॉल्व करती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद अपने में चेंजेस नहीं ला सकता, उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। ओके, कैरेक्टर्स ऐसे पास ऑन नहीं होते, कैरेक्टर्स में हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ इवोल्यूशन होता रहता है, और एक ऑर्गेनिज्म का जो स्पीसीज है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करती रहती है, खुद ऑर्गेनिज्म अपने में चेंजेस नहीं ला सकता। तो ऐसे उनकी कुछ वहां पर थ्योरीज थी, जिसके कारण उन्होंने वहां पर मेंडल का जो वर्क था जेनेटिक्स का, उसको सप्रेस करने की कोशिश की, और लेमार्क ने जो है वो चैलेंज किया। लेमार्क, ओके, इवोल्यूशन पढ़ेंगे हम तो उसमें लेमार्क है ना, लेमार्क आपने शायद यूज एंड डिसयूज थ्योरी आपने पढ़ी होगी इवोल्यूशन में, 9th-10th में होती है लेमार्क की। सुना है क्या बेटा लेमार्क का नाम? यस सर। हाँ सर, Okay. उसका मेंशंस तो थे कहीं तो भी। क्या बेटा? सर मेंशन किया था हमारे टीचर ने 10th में। हाँ, तो लेमार्क इवोल्यूशन से रिलेटेड एक साइंटिस्ट है, डार्विन जैसा है वैसे लेमार्क था। लेमार्क ने भी अपना लेमार्किज्म, मतलब अपना एक थ्योरी प्रपोज की थी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। उसकी एक थ्योरी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, मतलब कि हम अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने कुछ ऑर्गन्स को यूज करना बंद कर देता है तो कुछ
टाइम पीरियड के बाद में वो ऑर्गन लैक कर सकते हैं, वहां से हमेशा के लिए जा सकते हैं, ऐसा भी उसने बताया था। या फिर जिस ऑर्गन को यूज करते रहेंगे वो ऑर्गन ज्यादा डेवलप होगा, ओके। लेकिन फिर उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया इस थ्योरी को, क्योंकि ऐसा नहीं होता। तो लेमार्क ने चैलेंज किया मेंडल को, और उसने कहा कि जो तुमने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए हैं वो हॉकवीड एक प्लांट है, ठीक है, इस हॉकवीड प्लांट पर एक्सपेरिमेंट करके दिखा, ठीक है, वही रिजल्ट हॉकवीड प्लांट पर लेकर के आ जाओ। बट हॉकवीड पर वो नहीं कर पाया, ओके। हॉकवीड का बायोलॉजिकल नेम है हायरसियम, ओके। तो कभी कभार आपको हॉकवीड आ जाता है ऑप्शन में, या फिर हायरसियम ये जीनस आ जाता है, ओके। तो हॉकवीड और हायरसियम पर उसको जब एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला गया, तो हॉकवीड पर मेंडल के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं हो पाए। एग्जैक्ट रिजल्ट जैसा पी प्लांट में आया था वैसा नहीं आ पाया, और लेमार्क ने वहां पर उसके वर्क को सप्रेस करवा दिया। लेमार्क ने वहां पर उसको बोला कि ये बस एक ही प्लांट पर तुमने एक्सपेरिमेंट किए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होते। जबकि लेमार्क को खुद को पता था कि डिफरेंट जो उसने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें मेंडल का एग्जैक्ट रिजल्ट आता था, ओके, जैसा मेंडल ने किया उसके जैसा रिजल्ट आता था। बट उसको एक प्लांट मिला हॉकवीड जिसमें वो रिजल्ट नहीं आए, और उसी ने इसलिए उसने हॉकवीड को ही बोला कि हॉकवीड पर ही रिजल्ट दिखाओ, ओके। तो ये चीजें होती है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए ऐसा कि आप वर्क करो, ओके। आपका ऑथेंटिक वर्क होना चाहिए, आपका ये होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि कभी कभार जो है वो वहां पर आपको उसी तरह का जो है वो मिले, ठीक है। तो ध्यान रखो कि हायरसियम हॉकवीड, तो ये एक एक्सेप्शन था कुछ कैरेक्टर्स के लिए। तो ऐसे एक्सेप्शन भी हम पढ़ेंगे आगे कि मेंडल के लॉज जो है वो लगभग सभी के लिए बराबर है, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में कुछ कैरेक्टर्स में एक्सेप्शन मिलता है, उनको हम पढ़ेंगे आगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन था वहां पर, फ्यू कैरेक्टर्स यहाँ पर एक्सेप्शन थे, फ्यू कैरेक्टर्स हॉकवीड के एक्सेप्शंस है मेंडल के वर्क के लिए। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, ओके। मेंडल के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वहां पर जो मेंडल ने जो कैरेक्टर दिए थे वही अगर हम हायरसियम में करके देखें तो वहां पर कुछ कैरेक्टर में एक्सेप्शन है, जिसके कारण वहां पर वो उन कैरेक्टर्स में रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई भी फिनोमेनॉन जो है नेचुरल फिनोमेनॉन, उसमें जनरली कुछ चीजों में एक्सेप्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। डन सर। डन सर। डन सर। गुड, ओके। तो मेंडल के कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स मेंडल्स ने लिए थे, और इस 7 कैरेक्टर्स के लिए उसने वहां पर बार बार सेल्फिंग किया था। सेल्फिंग, ये बताएगा सेल्फिंग का मीनिंग? सेल्फिंग का मीनिंग क्या होता है?
सल्फिंग का मीनिंग होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, और पी प्लांट है मतलब एंजियोस्पर्म है, तो हमने फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था पॉलिनेशन होता है। तो दिस सेल्फ फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, ओके, मतलब वहां पर ऑटोगैमी या जिप्टेनोगैमी होगी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो उससे फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब सेम कैरेक्टर, सेम एक ही पैरेट इन्वॉल्व है मतलब। तो मैंडल ने 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे, 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के। कौन कौन से हम वो कल पढ़ेंगे। पी प्लांट के 7 कैरेक्टर्स यूज किए थे, 7 कैरेक्टर। तो ईच कैरेक्टर के 2 ट्रेट लिए थे उसने, और ईच कैरेक्टर 2 ट्रेट्स, और वो दोनों ट्रेट्स कैसे थे, अपोजेबल। ओके, अपोजेबल के लिए हम यहाँ पर टर्म यूज करेंगे कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजेबल, अपोजिट। ओके, तो एग्जैक्ट अपोजिट ट्रेट। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताओ, एक हाँ, तो एक कैरेक्टर लिया हमने, फॉर एग्जांपल कैरेक्टर है हाइट। ओके, और यहाँ पर हम पी प्लांट ले रहे हैं, तो पी प्लांट की तो प्लांट की हाइट। ओके, अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको कोई प्लांट की हाइट पता करनी है, तो क्या आप पूरे प्लांट की हाइट पता करते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर किसी रूट, स्टेम या लीव्स की हाइट वहां पर देखते हैं। सर एक पर्टिकुलर स्टेम की हाइट लेते हैं, जैसा है ना, जो ट्रीज होते हैं जिनमें उनका ओनली ट्रंक आप होता है। एरियल पार्ट कहाँ तक हाइटेड है वो देखते हैं आप। उसकी अगर आपको बोला गया कि जाओ एक मैंगो का प्लांट है बाहर, उस मैंगो के प्लांट की हाइट बताओ, तो आप ये थोड़ी करोगे कि आप पहले डिगिंग करने लगोगे, खोदोगे, उसकी रूट को निकालोगे, और रूट कहाँ तक गई है उसकी नीचे वहां तक खोद करके फिर उसकी रूट की टिप से लेकर तो शूट की टिप तक हाइट बताओगे। आप क्या करोगे, एक मेजरिंग टेप लोगे, और बेसल पार्ट जहाँ पर स्टेम का है, जहाँ से सॉइल है, और सॉइल के ऊपर वहां से जो स्टेम का एरियल पार्ट आपको दिख रहा है, उस एरियल पार्ट से टिप तक की आप हाइट मेजर कर लोगे। ओके, तो जो एरियल पार्ट दिखता है, विजिबल पार्ट, ओके, उसको हम बेसल पार्ट से, सॉइल के पास में बेस जहां पर है उसका, तो एरियल पार्ट की हम हाइट वहां पर मेजर करते हैं। तो उसके बेसिस पर ये हो गया कैरेक्टर की प्लांट की हाइट। अब प्लांट की हाइट में 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो सकते हैं। ओके, ट्रेट नंबर 1 हो सकता है कि वो प्लांट अच्छा, ठीक है, जैसे मैंगो प्लांट को आपको हाइट मेजर करने के लिए बोला गया, 2 मैंगो प्लांट। ओके, एक मैंगो प्लांट की हाइट आई 20 फीट और एक की आई 7 फीट। तो क्या बोलोगे, 20 फीट वाला क्या है, टॉल है। टॉल है, ठीक है, और जिसकी 7 फीट आई उसको क्या बोलोगे, ड्राफ्ट। डॉर्फ है। ओके, 9th 10th में आपने उसके लिए टर्म पढ़ी होगी, शॉर्ट। ओके, तो डॉर्फ है। अब हम उसको डॉर्फ बोलेंगे, यहाँ पर प्रिफर ज्यादा हम डॉर्फ यूज करेंगे, शॉर्ट और डॉर्फ दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। तो डॉर्फ का मतलब हाइट में छोटा। ओके, तो टॉल जिसकी, तो फिर टॉल का अपोजिट हो गया शॉर्ट या डॉर्फ। ओके, मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग है। तो कैरेक्टर मतलब कि जो आपको फीचर जो दिखेगा वो, और फिर उसमें फीचर में वहां पर किस तरह का वहां पर वो एक्सप्रेस हुआ है। ओके, अगर वो टॉल है या डॉर्फ है, तो ये हो गया उसका ट्रेट। लेकिन अब हम ओनली बोल रहे हैं हाइट, तो ये हो गया उसका कैरेक्टर। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही जब हम बोलेंगे फ्लावर कलर,
ये हो गया फ्लावर कलर, ये हो गया कैरेक्टर। अब वो कलरफुल है और उसमें कोई पर्टिकुलर कलर का है, जैसे रेड कलर का है, तो मतलब ये कलरफुल हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट ट्रेट क्या हो जाएगा? Colorless. Colorless. कलरलेस। Colorless. कलरलेस फ्लावर कैसा दिखता है? White. White. व्हाइट का दिखेगा। ठीक है, क्लियर? वो सभी लाइट की वेवलेंथ को ऑब्जॉर्ब कर सकता है और रिफ्लेक्ट किसी भी लाइट की वेवलेंथ को नहीं कर रहा है, इसलिए वो व्हाइट है। तो हम उसको बोलेंगे कलरलेस फ्लावर। तो कलरफुल उसका अपोजिट कलरलेस। फ्लावर कलर या तो कलरफुल हो सकता है किसी पर्टिकुलर कलर का, या फिर वो व्हाइट कलर का होगा, मतलब कलरलेस होगा। तो ये उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। तो इसने 7 कैरेक्टर्स के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, मतलब टोटल कितने ट्रेट्स लिए? यस, 14। हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स, तो 7 कैरेक्टर के 7 टू द 14, 14 ट्रेट्स लिए। और 14 ट्रेट्स में होमोजाइगोसिटी मेंटेन की। होमोजाइगोसिटी, तो होमोजाइगस कैरेक्टर लिए, होमोजाइगोसिटी मेंटेन की। ओके, तो होमोजाइगोसिटी मेंटेन कैसे करते हैं और कैरेक्टर्स क्या है? होमोजाइगोसिटी के लिए टर्म हम यूज करते हैं, एक और टर्म यूज करते हैं, प्योर लाइन। प्योर लाइन ट्रेट्स। कितने प्योर लाइन ट्रेट्स यूज किए थे मेंडल ने? ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या आंसर दोगे? सर 7। How many pure line traits used by Mendel? 14. ट्रेड्स पूछा है। 14. यस, 14. प्योर लाइन ट्रेड्स। तो ट्रेड कितने यूज किए थे? 14। तो 14 प्योर लाइन ट्रेड्स। कैरेक्टर थोड़ी बोला उसने, ट्रेड बोला ना बेटा, तो ट्रेड कितने यूज किए थे? 14। ओके, तो होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन कैसे मेंटेन करते हैं और कैसे उनको फर्दर, वहां पर हम 7 कैरेक्टर्स को यूज करके कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहां पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थी मेंडल के, प्रोसेस कौन कौन से, तो उनको हम कल पढ़ेंगे। ओके बेटा, चलो बाय बेटा। Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, कल मिलते हैं, टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा। स्क्रीनशॉट हो गया होगा इसका सबका? यस हाँ सर। सर। हाँ।